तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वांटम मैकेनिक्स को। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं क्वांटम मैकेनिक्स की, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में, क्योंकि जहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है वहीं पर हमारा क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होती है। कैसे, जरा इसको समझते हैं। एक्चुअल की बात क्या है कि क्लासिकल मैकेनिक्स अपने आप में वर्क करती है सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनका मास दिया गया हो, या फिर जिनको आप देख सकते हो, उनके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत बढ़िया है। जैसे हम बात करेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, इनके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं, न्यूटोनियन, हैमिल्टोनियन, इनके मैकेनिक्स, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स को बहुत ही अच्छे से एक्सट्रीमली लेवल पर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बट जब बात आ जाती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल जहां पर चीजों को आप अपनी आंखों से नहीं देखते, जहां पर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर एक आ जाता है फोटोन, तब क्लासिकल मैकेनिक्स काम करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि आप और मैं दोनों जानते हैं कि सन 1800 तक तो चल रही थी क्लासिकल मैकेनिक्स, लेकिन जैसे ही 1900 का दौर स्टार्ट हुआ, तब जो मैक्स प्लैंक थे, उनकी थ्योरी ने पूरी जगत को बदल के रख दिया, फिजिक्स वर्ल्ड को पूरा बदल के रख दिया। क्योंकि वहां से हमें यह पता चला कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। लाइट का कैसा नेचर होता है? ड्यूअल नेचर। अब लाइट का ड्यूअल नेचर क्या है कि लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। जब ये बात पता चली कि लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है, तब हमारे सामने उभर कर आई क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स ने ये डिफाइन किया कि लाइट कैसे वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे इफेक्ट सामने आए जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स डिफाइन नहीं कर सकती, जैसे कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन E इक्वल्स टू hv, जिसमें h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है और E एनर्जी है। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी के साथ में कंटिन्यूस मैनर के अंदर चेंज होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स इस चीज को मना करती है। अब ये मना करने का क्या रीजन है? मना करने का इसलिए रीजन है क्योंकि एनर्जी का चेंज नहीं हो सकता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कंटिन्यूस मैनर के अंदर, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जरूर आ सकता है। दूसरा, क्लासिकल मैकेनिक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बता पाया। तीसरा, क्लासिकल मैकेनिक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बताने में असमर्थ रहा। फिर उसके बाद भी क्लासिकल मैकेनिक्स के ऐसे बहुत से फेलियर्स सामने आए कि फिर क्वांटम मैकेनिक्स अस्तित्व में आई, जिसने बताया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर चीजों को काम करना बताना है तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। ये चीज आपको समझ में आई? तो अब क्वांटम मैकेनिक्स में जो सबसे पहला इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में जो कि आप लोग जानते भी होंगे, आपने 11, 12 और ग्रेजुएशन में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो जहां से शुरुआत हुई है किसकी? क्वांटम मैकेनिक्स की। वो शुरुआत हुई है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? अब हम पहले इसको समझेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसका एक अलग इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? तो पहले एक चीज समझिएगा, ब्लैक बॉडी एक रिजिड बॉडी होती है जो कि टोटली क्या होती है? ब्लैक होती है। जब इस पर किसी रेडिएशन को एमिट कराया जाता है, इंसिडेंट कराया जाता है, तो ये ब्लैक बॉडी बगैर रिफ्लेक्शन के, मतलब ये जो इंसिडेंट रे होगी, ये जो रेडिएशन होगी, इसको ये क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ऑब्जर्व करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, और फिर ये इस रेडिएशन को एमिट करेगी। क्या करेगी? एमिट करेगी। इसको एमिट करना, जब ये एमिशन होता है ब्लैक बॉडी के अंदर, तो क्लासिकल मैकेनिक्स इसको डिफाइन नहीं कर सकता कि ये एमिशन कैसे होता है। बट क्वांटम मैकेनिक्स में इसको डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छे तरीके के लॉज आते हैं।
जो कि अब हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स का बेस भी है, और सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स का बेस भी है और हमारे क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत भी है, जिसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो कि समझाता है कि ब्लैक बॉडी के अंदर रेडिएशन एमिट कैसे होती है। यहां तक आपको समझ में आया क्या हो रहा है? एक इंसिडेंट रे आई, ब्लैक बॉडी ने उसको ऑब्जर्व किया विदाउट रिफ्लेक्शन, क्योंकि ब्लैक बॉडी में रिफ्लेक्शन नहीं होता। फिर उसके बाद में ये उसको एमिट करती है रेडिएशन को। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक कोई बाउल है, उसके अंदर पानी है, पानी उबल रहा है, तो उबल रहा है तो अगर आप पानी के ऊपर से हाथ रखोगे तो आप हीट वेव्स को महसूस करोगे, ये बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए सबसे पहला जो लॉ आया उसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है द टोटल पावर पर यूनिट surface area radiated by a glowing object is at temperature T is given by P equals to A sigma T raised to the power 4। अब यहां पर ये रिलेशन हमारे पास अवेलेबल है, जो कि किसका रिलेशन है? टेम्परेचर का रिलेशन है। ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है पावर, किसका? पावर कि भाई साहब क्या हुआ, हमारी ब्लैक बॉडी जो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट होता है वही ब्लैक बॉडी है। ठीक है, जब इस पर आप किसी भी रेडिएशन को इंसिडेंट करवाते हो तो ये उसको ऑब्जर्व करेगा और फिर किसी टेम्परेचर पर ये उसको एमिशन करेगा, ग्लो करके एमिट करेगा। तो उस एमिशन को हम इस फॉर्मूले से बताते हैं कि भाई द टोटल पावर पर यूनिट सरफेस एरिया रेडिएटेड बाय अ ग्लोइंग ऑब्जेक्ट एट द टेम्परेचर T इज गिवन बाय। तो हम इससे बताते हैं उस ग्लोइंग ऑब्जेक्ट में जो पर यूनिट एरिया के अंदर से जो हमारा एमिशन हो रहा है रेडिएशन का, उसकी पावर को हम इस फॉर्मूले से बताते हैं। ये रिलेशन हमारी हेल्प करता है फाइंड करने में, किसी टेम्परेचर पर हमें फाइंड मदद करेगा किसी टेम्परेचर पर किसी ग्लोइंग ऑब्जेक्ट की पावर को बताने में। ये रिलेशन बहुत काम का है और इसमें जो हमारा A है वो हमारा कांस्टेंट होता है, स्टीफन कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, और A की वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए हमेशा क्या होगी? 1 होगी। आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाए, मेरे पास भी नोट्स अवेलेबल है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का इसमें लिंक दूंगा जिसमें आपको मैं मोस्ट प्रोबेबली जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कलेक्शंस ऑफ क्या नाम है नोट्स और जो भी क्वेश्चन आंसर्स है मैं उसके अंदर अपलोड करता रहूंगा। तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक इसमें दे दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे इसके रिगार्डिंग, गेट के रिगार्डिंग, CSIR नेट के रिगार्डिंग। तो ये हमारा है ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के लिए ये बराबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? ब्लैक बॉडी के लिए। और सिग्मा मेरा यहाँ पर सिग्मा की मेरी वैल्यू होती है 5.67 into 10 raised to power 4 वेबर मीटर स्क्वायर के केल्विन। इस वैल्यू को याद रखिएगा, ये वैल्यू हमारे बहुत ज्यादा काम आती है जब हमें क्या करना पड़ता है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। किस क्वेश्चन को? जब हमसे कभी एक क्वेश्चन दे देगा, उस क्वेश्चन में हमको ब्लैक बॉडी देगा, हमसे कहेगा कि भाई किसी टेम्परेचर पर, मान लीजिए हमें टेम्परेचर दे दिया 230 केल्विन और हमसे कहा गया कि डिफाइन द टोटल पावर पर यूनिट सरफेस एरिया एट द टेम्परेचर T equals to 230 केल्विन। सो उस टेम्परेचर पर अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। अगर ज्यादातर के लिए A बराबर 1 ही रखेंगे, सिग्मा की वैल्यू हमें पता है, T की वैल्यू हमें दे रखी होगी। और सबसे अच्छी बात, जब आप गेट या CSIR नेट का कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको यहाँ पर एक टैब बना होता है जिसमें कैलकुलेटर दिया होता है, उससे आप कैलकुलेट करके अपना आंसर लिख सकते हो। तो देखिए ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ, इसका एक क्वेश्चन भी अभी मैं करवाऊंगा। उससे पहले एक और लॉ समझ लेते हैं ताकि हमारे ये क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेसिक हम शुरू कर रहे हैं उसमें हमारा धीरे धीरे क्लियर होता जाए विद क्वेश्चंस। तो चलिए ये हमारा काम हो गया, हमने स्टीफन लॉ को तो पढ़ लिया। स्टीफन लॉ के बारे में आपने ग्रेजुएशन के अंदर भी पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत में।
लेकिन जो बिल्कुल रॉ है, जिनको बिल्कुल भी क्वांटम मैकेनिक्स की नॉलेज नहीं है, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा डीप में ना जाकर आपको बेसिक फंडामेंटल्स, फॉर्मूला प्लस ट्रिक्स आपको बताता रहूंगा, जिससे हमारे क्वेश्चन आंसर इजीली हो जाएंगे। मैं भी गेट की तैयारी कर रहा हूँ, सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आप और मैं दोनों साथ में प्रिपरेशन करेंगे। आई जस्ट वांट टू शेयर माय नॉलेज विद यू, दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज। So please subscribe my channel and share this video to your friends who are preparing for the GATE and the NEET CSI NET exam. Okay? So अब हम बात करेंगे वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बहुत अच्छा है। अच्छा देखो, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ को समझना है ना, तो इसको ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। एक फॉर्मूला याद रख लो, लैम्बडा मैक्सिमम इंटू टी इक्वल्स टू 0.289 केल्विन, सेंटीमीटर पर केल्विन। इस रिलेशन को याद रखिए, ठीक है। इसमें क्या कहता है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ एंड द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड द टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। द टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड the maximum wavelength, the product of maximum wavelength, मैं लिख देता हूं, the product of maximum wavelength and temperature is always constant, always constant. So what that mean कि इसकी वैल्यू इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इसकी मदद से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं, आराम से मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं। जैसा कि आप और मैं दोनों जानते हैं, म्यू इक्वल्स टू होता है एससी बाय लेमड़ा। अगर लेमड़ा को मेजर भेज दूं तो हो जाएगा एससी बाय म्यू। तो मैं इसकी वैल्यू अगर मैं यहां लिखूं तो मैं म्यू की वैल्यू भी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूं। तो अगर आपके पास लेमड़ा दिया हो और आपको कुछ और भी पूछ ले, तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एससी बाय म्यू इंटू टी इक्वल्स 0.89। आप इससे भी इसको फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो? फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो। तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें सिर्फ इतनी ही बात बोलता है और फिर हम उसको आराम से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा है स्टीफन लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ढंग से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चंस को टेक करेंगे, जिससे कि हम आसानी से कर सके। क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा डीप में पढ़ने बैठोगे तो एक के बाद एक लेयर्स खुलती जाएंगी, एक के बाद एक की लेयर्स खुलती जाएंगी, फिर आप टॉपिक से हट जाओगे, और टॉपिक से हट गए तो हम फंडामेंटल्स को भूल जाएंगे और क्वेश्चंस को नहीं टेक कर पाएंगे। आप डीप में पढ़े, मैं डीप में पढ़ने का मना नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि टॉपिक से हट के ना पढ़े। अभी के लिए अगर आप सीएसआई या नेट या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास टाइम भी कम है, तो प्लीज टॉपिक से हट के ना पढ़े, टॉपिक की ही चीजें पढ़े, ताकि आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सके, रेगुलर इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं भी इसके क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि अब हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन दे दूंगा, उस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एस्टिमेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्टार इफ द रेडिएशन इट एमिट्स हैज अ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट अ वेवलेंथ और 446 नैनोमीटर, व्हाट इज द इंटेंसिटी रेडिएटेड बाय अ स्टार। हमसे कहा गया है कि आप बताओ भाई कि एक टेम्परेचर क्या होगा, estimate the surface temperature of a star radiation it emits of the maximum intensity at the wavelength। हमारे पास एक मैक्सिमम वेवलेंथ दी गई है 446 नैनोमीटर की। हमसे कहा गया है कि इस वेवलेंथ पर एक स्टार का टेम्परेचर कितना होगा। पहले हमें टेम्परेचर फाइंड करना, और फिर हमसे पूछा है कि जब इसमें से जो रेडिएशन एमिट होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। अच्छा, इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पावर ही है, इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पर पावर ही है और कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पर पावर ही है। तो हम कहते हैं ना भाई ये बहुत ज्यादा इंटेंस है, तो इंटेंस का मतलब उसकी पावर को ही शो करता है। तो सबसे पहले हमारे पास लेमड़ा मैक्स दिया हुआ है, हम इसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला, लेमड़ा इंटू टी 0.289 लगा दो। टी निकालना तो टी को इधर रखो, लेमड़ा को नीचे भेजा, 0.289, लेमड़ा की वैल्यू 446 नैनोमीटर यानी 10 की पावर 9 मीटर। इसको आप अगर सॉल्व करोगे और काटोगे तो इसका आंसर आएगा 6500 केल्विन। मतलब उस स्टार का टेम्परेचर कितना होगा, 6500 केल्विन के अराउंड होगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर यही मिलेगा।
फिर उसके बाद हमसे कहा गया है कि अब आप निकाल दो भाई साहब इसका पावर, तो पावर का फॉर्मूला ये हो गया, ए बराबर 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ए बराबर 1 ही रखिएगा, ठीक है। तो पी सिग्मा की वैल्यू कितनी थी 5.67 इंटू 10 की रेस्ट टू पावर 4 टी की रेस्ट टू की पावर 5 4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहां पर आंसर मिलेगा 6.7 इंटू 10 रेस्ट टू की पावर 6 वेबर मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा और इस आंसर को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। किसको सॉल्व किया? हमने बताया पावर को। क्या बताया? पावर। हमने बताया कि भाई साहब एक स्टार है, उस स्टार का क्या हो रहा है, इस वेवलेंथ स्टार पे एक मैक्सिमम वेवलेंथ दी गई है, हमसे कहा गया कि स्टार का टेम्परेचर बताओ, हमने एस्टिमेट टोटल सरफेस पर टेम्परेचर बता दिया, फिर उस टेम्परेचर पे जो रेडिएशन एमिट हो रही थी उसकी पावर को भी हमने यहाँ पर बता दिया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग है। अब मैं बात करता हूं इसके एक और क्वेश्चन के ऊपर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एस्टिमेट द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन emitted by the glowing tungsten filament whose surface temperature is 3380 केल्विन, 3380 केल्विन। अब हुआ क्या, यहां पर हमको सरफेस पर वेवलेंथ बतानी है। एस्टिमेट द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों बतानी। तो वेवलेंथ के लिए तो यही फॉर्मूला, लेमडा मैक्स इनटू टी इक्वल्स टू 0.289। बता दो भाई, पावर का टेम्परेचर दिया तो वेवलेंथ निकल जाएगी 0.289 अपॉन 3380। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक आंसर आएगा 872.72 नैनोमीटर। ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं पहले से, क्योंकि भाई अगर मैं यहाँ इनको सॉल्व करने लगा तो मेरे पास यहाँ पर अभी कोई कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसको मैं काट नहीं रहा, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। आप इसको खुद सॉल्व करके देखिए, आपको पता चल जाएगा आंसर्स यही आएंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है आंसर्स थोड़े आगे पीछे, मतलब पॉइंट पे थोड़े आगे पीछे हो जाए या एक आध नंबर आगे पीछे हो जाए, ये हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ सॉल्व करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको पहले से सॉल्व करके रखा हुआ इन क्वेश्चंस को। अब हमारा अगला क्या पूछा, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी तो ये है सिग्मा टी की पावर 4, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू टी की पावर कितनी हो जाएगी 3380 की पावर 4। अब यहाँ पर अगर आप पावर निकालो, तो अगर आप इसका पावर निकालोगे तो आंसर आएगा 6.7, इसका आंसर आएगा 6.7 10 रेज़ टू की पावर 6 वेबर मीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ मुझसे गलती हो गई, जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना उसका आंसर होगा 101.2 10 रेज़ टू की पावर 6 वेबर मीटर स्क्वायर। क्योंकि वो ये दोनों आंसर्स मैंने एक ही पेज पे लिखे हो तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए सॉरी, पीछे वाले का आंसर ये होगा, ठीक है। और ये मेरा पहला वीडियो भी है, तो प्लीज इसमें जो भी मुझसे मिस्टेक हो कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चंस में, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। धीरे धीरे मैं इसको इंप्रूव करता रहूंगा, आप भी इंप्रूव होते रहेंगे, मैं भी इंप्रूव होता रहूंगा, और हम क्वांटम मैकेनिक्स को रेगुलर बेस पर अच्छे से अच्छे तरीके से टेक करते रहेंगे। हफ्ते में मेरी 2 से 3 वीडियोस आएगी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, जिसमें मैं क्वांटम मैकेनिक्स से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। आई होप सो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, शेयर करते रहेगा और लाइक करना ना भूलें। तो ये हमारा जो ब्लैक बॉडी वाला पार्ट था वो तो कवर हो गया। अच्छा ये तो शुरुआत थी क्वांटम मैकेनिक्स की, शुरुआत थी, क्योंकि ये तो पहले चीज सामने आई। ये अच्छा ये जो दोनों इफेक्ट है स्टीफन का और वेन का, ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं कि कोई ब्लैक बॉडी या कोई भी ग्लोइंग ऑब्जेक्ट किसी टेम्परेचर पर कैसा रिएक्ट करता है, किसी टेम्परेचर पर कैसा रिएक्ट करता है, ये बातें उसको बताती है। ये दोनों लॉ स्टीफन का और स्टीफन बोल्ट्जमैन का और वेन का, ये हमें ये चीज शो करती है कि भाई ये दोनों वर्क कैसे करते हैं। करस्पॉन्डिंगली देखा जाए तो ये दोनों टेम्परेचर पर बेस है, लेकिन बात सिर्फ टेम्परेचर पे नहीं हो सकती क्वांटम मैकेनिक्स में, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में सब चीजों को लेके चलता है, पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, टेम्परेचर। तो क्या बात सिर्फ टेम्परेचर तक एंड हो गई? नहीं, बात टेम्परेचर तक एंड नहीं हुई, वहां से शुरुआत हुई दुनिया के सबसे जबरदस्त इफेक्ट की, जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद होगा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम ये कहते थे कि भाई साहब जब आप किसी मेटल पर किसी अल्ट्रावायलेट रे को इंसिडेंट कराते हो तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ इजेक्ट होते हैं। ये हम कहते थे
अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत जबरदस्त इफेक्ट है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, मैं लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, जिसमें मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीटली समझाऊंगा विद क्वेश्चंस के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत कैसे करता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वीडियोस के अंदर मैं हर टॉपिक को डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, लॉजिक्स को डिस्कस करूंगा, ट्रिक्स को भी डिस्कस करूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब आप करिए, सपोर्ट आप कीजिए। एक ना एक दिन इस चैनल को हम बहुत आगे लेके जाएंगे, जिसके अंदर हम हर उस स्टूडेंट को जो कि घर बैठकर प्रिपरेशन करा गेट और सीएसआई या नेट की, उसकी हम इस चैनल के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो आराम से अपनी प्रिपरेशन को कर सकता है और विदाउट नो कॉस्ट के, किसी भी तरीके को कॉस्ट नहीं। मैं जो अपने टेलीग्राम पर नोट्स अपलोड करूंगा आपके लिए, जिसके अंदर फॉर्मूलाज भी होंगे, थ्योरीज भी होगी, थोड़ी बहुत फॉर्मूलाज ज्यादा होंगे, क्योंकि मैंने कस्टमाइज कर दिया है हर एक टॉपिक को, जिसके अंदर आप आराम से फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत सी ऐसी बुक्स है क्वांटम मैकेनिक्स जो बहुत ही फंडामेंटल्स को लेकर भी डिस्कस करती है, मैं उन बुक्स को भी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उन बुक्स को डाउनलोड करके और भी ज्यादा डीप में पढ़ सके। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम पूरा गेट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, गेट और सीएसआई नेट का हर एक सब्जेक्ट, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल, न्यूक्लियर, एटॉमिक एंड एडवांस क्वांटम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिकल, हर सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक। हम रेगुलर बेसिस पे इसकी वीडियोस लाते रहेंगे। हर 2 दिन में हमारी एक वीडियो हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चंस एंड टॉपिक एंड लॉजिक साथ में होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।